हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी क्लास एमए सेकेंड सेमेस्टर, जो भी एमए सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उन सब के लिए इस बार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व महामैराथन क्लासेज आएगी और ये बीकानेर संभाग के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ में जिनके भी ये सिलेबस लगता है दूसरी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल व उपयोगी रहने वाली है। तो आपके 4 पेपर जो होंगे उसकी हम एक प्लेलिस्ट या कोर्स के माध्यम से वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ कॉलेज ग्रुप में शेयर करें और साथ में वीडियो को लाइक भी करें। जो नंबर दे रखे हैं, नाम मात्र शुल्क में आपको इसकी पीडीएफ लेनी है, यानी चारों पेपर की अगर जिसको भी पीडीएफ लेनी है तो नंबर दे रखे हैं आपको स्क्रीन पर, आप इन पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला आपके लिए जो पेपर फर्स्ट रहने वाला है भारतीय काव्य शास्त्र एवं साहित्य लोचन, बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्लास को कंटिन्यू देखना, लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें पूरा आपका सिलेबस एक ही क्लास के अंदर कवर होने वाला विद्यार्थियों। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए कि काव्य सर्जन की प्रक्रिया का विवेचन करते हुए प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उपयोगी भी है। तो काव्य सर्जन विद्यार्थियों एक जटिल तथा बहुआयामी प्रक्रिया है। यह केवल शब्दों का संयोजन नहीं बल्कि कवि की अनुभूति, कल्पना, संवेदना तथा अभिव्यक्ति का समन्वित रूप होता है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य सर्जन के मूल आधार के रूप में प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को स्वीकार किया गया है। प्रतिभा काव्य सर्जन का प्रमुख कारण मानी जाती है। प्रतिभा काव्य सर्जन का प्रमुख कारण मानी जाती है। आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को कवित्व का मूल स्रोत बताया है। प्रतिभा वे नैसर्गिक शक्ति है जिसके कारण कवि सामान्य वस्तुओं में भी असामान्य सौंदर्य का अनुभव करता है। ये जन्मजात क्षमता होती है जो नवीन कल्पना को जन्म देती है। विद्यार्थियों, व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है? दोबारा देखिए, व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है? तो शास्त्रों, साहित्य तथा लोक जीवन का व्यापक ज्ञान होना। केवल प्रतिभा के आधार पर उत्कृष्ट काव्य की रचना संभव नहीं है। कवि को भाषा, व्याकरण, छंद, अलंकार तथा साहित्यिक परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान उसके काव्य को परिपक्वता प्रदान करता है। अभ्यास काव्य सर्जन का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। निरंतर लेखन, अध्ययन तथा मनन से कवि की अभिव्यक्ति में निखार आता है। अभ्यास प्रतिभा को दिशा देता है तथा व्युत्पत्ति को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। इन तीनों तत्वों का संबंध परस्पर पूरक है। प्रतिभा बीज है, व्युत्पत्ति उसका पोषण है तथा अभ्यास उसका विकास है। तीनों तत्वों के बारे में नाम याद रखना। यदि प्रतिभा हो पर ज्ञान नहीं हो तो काव्य अपरिपक्व रहेगा। कहने का तात्पर्य क्या है? यानी प्रतिभा होगी लेकिन ज्ञान नहीं होगा तो काव्य क्या होगा? अपरिपक्व, यानी पूर्ण नहीं होगा। यदि ज्ञान हो पर प्रतिभा नहीं हो तो रचना कृत्रिम प्रतीक होगी, यानी किसी के द्वारा रचित की गई होगी। इसी प्रकार अभ्यास के अभाव में दोनों तत्वों का समुचित विकास नहीं हो सकता। भारतीय काव्य शास्त्र के अधिकांश आचार्यों ने इन तीनों को काव्य निर्माण का आधार माना है। श्रेष्ठ काव्य वही होता है जिसमें प्रतिभा की मौलिकता, व्युत्पत्ति की गंभीरता तथा अभ्यास की परिपक्वता का समन्वय हो। अतः काव्य सर्जन की प्रक्रिया में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों का समान महत्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके लिए जो 2 नंबर क्वेश्चन है कौन सा है कि भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में भरत मुनि का योगदान स्पष्ट कीजिए तथा उत्तरवर्ती अभ्यास आचार्यों पर उसके प्रभाव का विवेचन कीजिए। यह क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपको जो शुरुआत में करवा रहा हूं विद्यार्थियों, लघुत्रात्मक क्वेश्चन है आपके लिए। कौन से क्वेश्चन है? लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, तो आपके लिए करवा रहा हूं। तो भारतीय काव्य शास्त्र की आधारशिला भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में प्रतीत होती है। तो भरत मुनि की रचना का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। विद्यार्थियों, तो भरत मुनि को भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम व्यवस्थित आचार्य माना जाता है। उन्होंने न केवल नाट्य कला का स्वरूप प्रस्तुत किया बल्कि रस, भाव, अभिनय तथा सौंदर्य के सिद्धांतों की भी स्थापना की थी। विद्यार्थियों, फिर भरत मुनि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रस सिद्धांत है। भरत मुनि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है? रस सिद्धांत है, जिन्होंने विभावानुभाव, विवेचारी, संयोगादर्श, निष्पत्ति, दोबारा देखिए सूत्र है ये, विभावानुभावी, व्याभिचारी,
संयोग आदर्श निष्पत्ति सूत्र के माध्यम से रस की निष्पत्ति का आधार प्रस्तुत किया है। यही सिद्धांत आगे चलकर संपूर्ण भारतीय काव्य शास्त्र का केंद्र बिंदु बन गया था। विद्यार्थियों, उन्होंने स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संसारी भावों का विस्तृत विवेचन किया है। नाट्य शास्त्र में कला के उद्देश्य को लोक मंगल तथा आनंद की प्राप्ति से जोड़ा गया। इस प्रकार कला को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का माध्यम माना गया था। उत्तरवर्ती आचार्यों पर भरत मुनि का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त ने रस सिद्धांत की विभिन्न व्यवस्था व्याख्याएं प्रस्तुत की है। यानी कौन कौन से? एक तो अपने भट्ट लोलट हो गए, एक शंकुक हो गए और एक भट्ट नायक और अभिनव गुप्त ने रस सिद्धांत की विभिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत की है। फिर अगर बात करें तो आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत स्थापित करते समय रस को काव्य की सर्वोच्च उपलब्धि माना। मम्मट तथा विश्वनाथ ने भी रस को काव्य का प्रमुख तत्व स्वीकार किया। हिंदी आलोचना पर भी भरत मुनि का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा नगेंद्र ने रस सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत की। आधुनिक साहित्य में भावानुभूति तथा सौंदर्यानुभूति के अध्ययन के भरत मुनि के सिद्धांतों की उपयोगिता बनी हुई है। विद्यार्थियों, फिर बात करें नेक्स्ट, इसके अगर निष्कर्ष की बात करें तो भरत मुनि भारतीय काव्य शास्त्र के मूल प्रवर्तक माने जाते हैं। विद्यार्थियों, भरत मुनि भारतीय काव्य शास्त्र के मूल प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों ने भारतीय साहित्यिक सिद्धांत चिंतन को दिशा प्रदान की तथा संपूर्ण काव्य शास्त्रीय परंपरा को प्रभावित किया था। क्या किया था? प्रभावित किया था। नेक्स्ट आपके लिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि काव्य प्रयोजन की अवधारणा। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। ये जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं पिछले सालों के अंदर या जो इस सिलेबस के आधार पर पूछे गए प्रश्न है वही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करवा रहा हूं। तो काव्य प्रयोजन की अवधारणा का विवेचन करते हुए विभिन्न आचार्यों के मतों का समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए। तो अगर बात करें काव्य प्रयोजन की तो काव्य प्रयोजन से आशय उन उद्देश्यों से हैं जिनकी पूर्ति के लिए काव्य की रचना की जाती है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना गया बल्कि उसे लोकहित, ज्ञानवर्धि तथा आनंद का माध्यम माना गया है। क्या माना गया है? आनंद का माध्यम माना गया है। अगर भरत मुनि की बात करें तो भरत मुनि के अनुसार काव्य और नाट्य का उद्देश्य लोकमंगल, शिक्षा तथा मनोरंजन है। उन्होंने नाट्य को पंचम वेद कहा है। उन्होंने नाट्य को क्या कहा है? पंचम वेद की संज्ञा दी है। उसे समाज के सभी वर्गों के लिए उपयोगी माना है। आचार्य भामह ने काव्य के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति को महत्वपूर्ण माना है। आचार्य वामन ने काव्य के सौंदर्य पक्ष पर बल दिया तथा उसे रसात्मक आनंद का साधन माना। दोबारा देखिए, आचार्य वामन ने काव्य के सौंदर्य पक्ष पर बल दिया था, उसे रसात्मक आनंद का साधन माना है। विद्यार्थियों, आनंदवर्धन के अनुसार काव्य का सर्वोच्च प्रयोजन से हृदय को रसास्वादन करवाना है। क्या है? आज रसास्वादन करवाना है। अभिनव गुप्त ने रसास्वादन को ब्रह्मानंद के समान बताया है। यह आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप साथ में अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सेकंड ग्रेड हो गया, आपको हिंदी से तैयारी चल रही है या फर्स्ट ग्रेड हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी साथ साथ में एक कंपटीशन के साथ साथ ये भी क्लासेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर बात करें तो अभिनव गुप्त ने रसास्वादन को ब्रह्मानंद के समान माना है और काव्य के आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित किया है। विद्यार्थियों, फिर अगर बात करें मम्मट की, अगर आचार्य मम्मट की बात करें तो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन को व्यापक रूप में प्रस्तुत करते हुए यश, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अशुभ निवारण तथा आनंद की प्राप्ति को उसका उद्देश्य माना। यह मत सर्वाधिक संतुलित एवं व्यवहारिक माना जाता है। आधुनिक युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य का उद्देश्य लोक मंगल तथा मानव जीवन की संवेदनाओं का विकास माना है। उनके अनुसार साहित्य समाज के कल्याण का साधन है। आधुनिक आलोचकों ने काव्य को सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक संरक्षण तथा मानवीय मूल्यों के विकास का माध्यम माना है। अगर बात करें समालोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो विभिन्न आचार्यों ने काव्य के अलग अलग प्रयोजनों पर बल दिया, किंतु सभी का लक्ष्य मानव जीवन को समृद्ध बनाना है। काव्य मनुष्य को आनंद प्रदान करता है, उसकी संवेदनशीलता को विकसित करता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। फिर अतः काव्य प्रयोजन बहुआयामी है। उसमें सौंदर्य, आनंद, शिक्षा, लोक मंगल तथा आत्मिक उत्कर्ष सभी तत्व समाहित है। यही कारण है कि काव्य मानव सभ्यता की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए जो 3 नंबर क्वेश्चन है कि रस और भाव के
पारस्परिक संबंध का विवेचन कीजिए। रस निर्माण में भावों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। प्रश्नों को ध्यान से समझे। आपके चाहे बड़े वाले क्वेश्चन आए, लघुतरात्मक क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, बस अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, क्लास को पूरा कंटिन्यू देख लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप अपनी भाषा के अंदर बनाकर उत्तर को अच्छे से शैली के अंदर लिख कर आओगे तो कहीं ना कहीं आपको सबसे बेस्ट अंक मिलने वाले हैं। साथ में जिसको भी पीडीएफ लेनी है मैंने बता दिया, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको नंबर मिल जाएंगे, या जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी नंबर डाल रखें, तो आप वहाँ से मैसेज करोगे तो जो उसका शुल्क रखा गया है वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो विद्यार्थियों। फिर भारतीय काव्य शास्त्र में रस और भाव का संबंध अत्यंत घनिष्ठ तथा अविभाज्य माना गया है। रस काव्य की आत्मा है, जबकि भाव रस का आधारभूत तत्व माना जाता है। भावों के बिना रस की कल्पना नहीं की जा सकती। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस निष्पत्ति का सूत्र देते हुए स्पष्ट किया कि विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी, दोबारा देखिए तीनों तत्व है, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अतः भाव रस के निर्माण का मूल साधन माना जाता है। क्या माना जाता है विद्यार्थियों? साधन माना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो भाव का सामान्य अर्थ मन में उत्पन्न होने वाले विकार या मानसिक अवस्था से है। भाव का अर्थ क्या हो गया? मन में उत्पन्न होने वाले विकार या मानसिक अवस्था से। जब किसी व्यक्ति के हृदय में प्रेम, क्रोध, करुणा, उत्साह आदि भाव उत्पन्न होते हैं तो वे भाव कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? भाव कहलाते हैं। अगर बात करें हमारे हृदय के अंदर कोई भी प्रेम की भावना आती है, क्रोध आता है, करुणा आती है, उत्साह आता है, वे सब क्या होते हैं? हमारे भाव होते हैं विद्यार्थियों। क्या होते हैं? भाव होते हैं। फिर काव्य में इन्हीं भावों का कलात्मक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। भावों की परिपक्व एवं सौंदर्यपरक अवस्था रस कहलाती है। क्या कहलाती है? रस कहलाती है। अगर कोई कवि एक ऐसी ओजस्वीपूर्ण कविता गा रहा है जिससे किसी को क्या मिल रही है? प्रेरणा मिल रही है, तो वह ओजस्वी गुण हो गया, वह ऐसा भाव हो गया। जैसे किसी को दुख हो गया तो वह करुणा का भाव आएगा, उसके अंदर कहीं न कहीं क्रोध का भाव आएगा। जैसे कि अलग अलग प्रकार के भाव देखने को मिलते हैं विद्यार्थियों। फिर भरत मुनि ने भावों का मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया है। दोबारा सुनना ध्यान से। भरत मुनि ने भावों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संसारी या व्याभिचारी भाव। चारों भावों के नाम याद होने चाहिए। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संसारी, व्याभिचारी भाव। स्थायी भाव रस का मूल आधार होता है। स्थायी भाव क्या होता है? रस का मूल आधार होता है। जैसे रति स्थायी भाव से श्रृंगार रस, शोक से करुण रस हो जाता है, उत्साह से वीर रस हो जाता है, निष्पत्ति होती है। विभाव वे कारण है जो भाव को जागृत करते हैं। विभाव वे कारण है जो भावों को जागृत करते हैं। अनुभाव भावों की बाह्य अभिव्यक्ति है, जबकि संसारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने का कार्य करते हैं। फिर बात करें तो रस निर्माण में भावों की भूमिका महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थायी भाव बीज के समान होता है। विभाव उसे अंकुरित करते हैं, अनुभाव उसे व्यक्त करते हैं तथा संसारी भाव उसे विकसित करते हैं। इन सभी के समन्वय से हृदय के हृदय में रस की अनुभूति होती है। उदाहरणतः राम के वनगमन का प्रसंग देकर दर्शक के मन में शोक का भाव जागृत होता है। दर्शकों को यह लगता है कि भगवान राम वनवास को चले गए, तो हमारे अंदर पूरी अयोध्या नगरी के अंदर शोक की लहर आ जाती है, जो करुण रस के रूप में परिणत होता है विद्यार्थियों। अगर बात करें अभिनव गुप्त के रस को भावों की साधारणीकरण प्रक्रिया का परिणाम माना जाता है। उसके अनुसार रस व्यक्तिगत न होकर सार्वभौमिक अनुभूति है। भाव जब व्यक्तिगत सीमाओं से मुक्त होकर से हृदय के हृदय में व्यापक अनुभव बन जाता है। यानी जो भाव होता है ना, जब व्यक्तिगत सीमाओं से मुक्त होकर से हृदय के हृदय में व्यापक बन जाता है तो वह सभी रस की प्राप्ति हो जाती है विद्यार्थियों। क्या हो जाती है? रस की प्राप्ति हो जाती है। बात करें अगर इस प्रकार, यह स्पष्ट होता है कि भाव रस का आधार है। भाव रस का आधार है और रस भाव की परिपक्व अवस्था, दोनों का संबंध बीज और वृक्ष के समान है। भावों के बिना रस की उत्पत्ति असंभव है। इसलिए भारतीय काव्य शास्त्र में भाव और रस को परस्पर पूरक और अविभाज्य माना गया है। यह था आपके लिए चौथा क्वेश्चन। विद्यार्थियों कैसी लग रही है क्लास? कमेंट करते रहिए बार बार, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे तो आपके लिए ऐसे ही क्लासेज आती रहेगी और आपका प्यार बने रहेगा, आपका सपोर्ट बना रहेगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि अभिनव गुप्त के रस विवेचन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। किसकी बात करें? अभिनव गुप्त के रस विवेचन की बात करें अगर अभिनव गुप्त की, तो भारतीय काव्य शास्त्र में
अभिनवगुप्त का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भरत मुनि के सिद्धांत यानी रस सिद्धांत की गहन और गहराई से दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की है। उसकी प्रसिद्ध टीका दोबारा देख लें, अभिनवगुप्त की प्रसिद्ध टीका कौन सी है? अभिनव भारती रस सिद्धांत के क्षेत्र में एक मील का पत्थर मानी जाती है। अभिनवगुप्त ने रस को केवल साहित्यिक अनुभव न मानकर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति के रूप में स्वीकार किया। भरत मुनि ने रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिनवगुप्त को साधारणीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार काव्य या नाटक में प्रस्तुत भाव किसी एक व्यक्ति के नहीं रहते बल्कि सार्वभौमिक रूप धारण कर लेते हैं। दर्शक या पाठक अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को भूलकर उन भावों में तादात्म्य में स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? तादात्म्य में स्थापित करता है। यही साधारणीकरण का रूप माना जाता है। अगर बात करें अभिनवगुप्त के अनुसार रस की अनुभूति से हृदय के अंतःकरण में होती है। किसके हृदय में होती है? से हृदय के अंतःकरण में होती है। जब विभाव, अनुभाव तथा संसारी भाव स्थायी भाव को जागृत करते हैं तब रस उत्पन्न होता है और यह अनुभव लौकिक न होकर अलौकिक होता है। उन्होंने रसास्वादन को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। उन्होंने रसास्वादन को क्या है? ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। अर्थात रसानुभूति ब्रह्मानंद के समान मानी जाती है। रसानुभूति क्या मानी जाती है? ब्रह्मानंद के समान मानी जाती है। विद्यार्थियों नेक्स्ट बात करें अगर तो अभिनवगुप्त की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने रस को मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों आधार प्रदान किए। उन्होंने ये सिद्ध किया कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि आत्मानुभूति और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति भी होती है। उनके मत का प्रभाव बाद के सभी आचार्यों पर पड़ा। विश्वनाथ, मम्मट, जगन्नाथ तथा आधुनिक हिंदी आलोचकों ने भी उसके विचारों को स्वीकार किया है। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र में उनकी अवधारणाएं प्रासंगिक मानी जाती है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने उनके सिद्धांत को अत्यधिक दार्शनिक तथा जटिल बनाया, फिर भी रस सिद्धांत को वैज्ञानिक और व्यापक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय अभिनवगुप्त को प्राप्त होता है। उन्होंने रस को केवल काव्य का तत्व नहीं मानकर मानवीय चेतना की उत्तम उपलब्धि के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो अभिनवगुप्त भारतीय काव्य शास्त्र के महानतम व्याख्याकार माने जाते हैं। अभिनवगुप्त क्या माने जाते हैं? भारतीय काव्य शास्त्र के महानतम व्याख्याकार माने जाते हैं, जिनका रस विवेचन भारतीय सौंदर्य शास्त्र की अमूल्य धरोहर है और आज भी रस सिद्धांत की सर्वाधिक प्रमाणिक व्याख्या माना जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें छठे क्वेश्चन की, क्वेश्चन संख्या 6, से हृदय की अवधारणा क्या है? रसास्वादन में उसकी भूमिका का विवेचन कीजिए विद्यार्थियों। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन संख्या 6 विद्यार्थियों। से हृदय की अवधारणा की अगर बात करें तो भारतीय काव्य शास्त्र में से हृदय के स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर काव्य की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब उसे ग्रहण करने वाला सहृदय उपस्थित हो जाता है विद्यार्थियों। फिर सहृदय वे व्यक्ति हैं जो संवेदनशील, रसग्राही तथा सौंदर्य बोध से संपन्न हो और वे काव्य में निहित भावों एवं सौंदर्य का समुचित आस्वादन करने में सक्षम होता है। सहृदय शब्द का अर्थ जिसका हृदय कवि के हृदय के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके, अर्थात जो कवि की अनुभूतियों को समझ सके तथा उनसे तादात्म्य में स्थापित कर सके। भारतीय आचार्यों ने सहृदय को रसास्वादन की अनिवार्य शर्त माना है विद्यार्थियों। फिर अभिनवगुप्त के अनुसार सहृदय वे हैं जिसके हृदय में संस्कार, संवेदनशीलता तथा सौंदर्य बोध विद्यमान हो। ऐसा व्यक्ति काव्य के भावों को केवल समझता ही नहीं बल्कि उन्हें अनुभव भी करता है। रस की अनुभूति वास्तव में सहृदय के अंतःकरण में ली जाती है। रसास्वादन में सहृदय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। काव्य में निहित विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव तभी प्रभावी होते हैं जब पाठक या दर्शक उन्हें ग्रहण करने की क्षमता रखता हो विद्यार्थियों। सहृदय अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर काव्यगत भावों का अनुभव करता है। यही साधारणीकरण की प्रक्रिया मानी जाती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, किसी करुण प्रसंग को पढ़ते समय सहृदय पाठक वास्तव में दुखी नहीं होता बल्कि करुण रस का आनंद लेता है। इसी प्रकार वीर रस का पाठ करते समय उसके भीतर उत्साह और साहस का संचार होता है। यह अनुभव केवल सहृदय व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है, अगर हम झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की अगर कविता पढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास वहां पर क्या नहीं आएगा, अगर वीर रस प्राप्त नहीं होगा तो कहीं न कहीं सहृदय की व्यक्ति प्राप्त करता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको वीर रस प्राप्त होगा। क्योंकि अगर करुण रस वहीं तब आता है जब किसी को दुख होती है, ग्लानि होती है, तब हमें करुण रस का प्रभाव भी देखने को मिलता है।
अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो आचार्य विश्वनाथ ने सहृदय को रस का भोक्ता माना है। क्या माना है? भोक्ता माना। छोटा क्वेश्चन याद करने लगे कंपटीशन एग्जाम के लिए। यानी आचार्य विश्वनाथ ने सहृदय को रस का भोक्ता माना है। उसके अनुसार रस का अस्तित्व तभी सार्थक है जब उसका आस्वादन करने वाला सहृदय उपस्थित हो जाए। आधुनिक आलोचना में पाठक की भूमिका को अत्यधिक महत्व दिया गया है, जो भारतीय सहृदय की अवधारणा से मेल खाती है। अगर बात करें इसके निष्कर्ष की, तो इसका निष्कर्ष यह है विद्यार्थियों कि सहृदय रस सिद्धांत का केंद्रीय तत्व है। काव्य कवि और रस के बीच सहृदय का सेतु का कार्य करता है। उसकी संवेदनशीलता, संस्कार तथा सौंदर्य बोधि रसास्वादन को संभव बनाते हैं। इसलिए भारतीय काव्य शास्त्र में सहृदय को रसानुभूति का प्रमुख आधार माना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। अगला 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए अलंकार संप्रदाय का विकास क्रम प्रस्तुत करते हुए भामह, दंडी एवं उद्भट के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको एक पॉइंट यहां से क्लियर करने वाला हूं। तो भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकार संप्रदाय का महत्वपूर्ण स्थान है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है, गहना है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा और सौंदर्य में वृद्धि करता है। प्रारंभिक काव्य शास्त्रों ने अलंकार को काव्य का प्रधान तत्व माना। इसी आधार पर अलंकार संप्रदाय का विकास माना जाता है। यानी अलंकार क्या होता है? अलंकार आभूषण होता है। अलंकार का तात्पर्य है आभूषण से है, गहनों से। जिस प्रकार महिला के शरीर पर एक आभूषण उसके सौंदर्य को निखार करता है, उसी काव्य को और भी ज्यादा निखारता है, उसी प्रकार काव्य के अंदर आभूषण का कार्य कौन करता है? अलंकार करता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट बात करें तो अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य भामह माने जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? भामह माने जाते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में अलंकारों का व्यवस्थित विवेचन प्रस्तुत किया। भामह के अनुसार अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अलंकार विहीन काव्य में आकर्षण नहीं होता। अलंकार विहीन काव्य में क्या नहीं होता? आकर्षण नहीं होता। उनके मत में शब्द और अर्थ दोनों की शोभा अलंकारों द्वारा बढ़ती है। दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य दर्श में अलंकारों का व्यापक विवेचन किया। उन्होंने काव्य की रमणीयता को महत्व देते हुए अलंकारों को काव्य सौंदर्य का आधार माना है। दंडी ने उसके जीवन अलंकारों का उल्लेख किया तथा अलंकारों की व्यवहारिक उपयोगिता पर बल दिया था। उसकी दृष्टि भामह की अपेक्षा अधिक उदार एवं व्यापक मानी जाती है विद्यार्थियों। नेक्स्ट बात करें, उद्भट ने अलंकार सिद्धांत को और अधिक विकसित किया था। उन्होंने अलंकारों की संख्या तथा स्वरूप का विस्तार किया। उसके अनेक अलंकारों को मान्यता प्रदान की। उनके द्वारा प्रस्तुत विचारों ने बाद के आचार्यों को प्रभावित किया। उद्भट ने अलंकारों की सूक्ष्म विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए उन्हें अधिक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करते हैं। अलंकार संप्रदाय का योगदान यह भी है कि इसने काव्य के सौंदर्य पक्ष को प्रमुखता दी तथा भाषा की कलात्मक शक्ति को स्थापित किया था। यद्यपि बाद में रस, ध्वनि तथा रीति संप्रदायों ने अलंकार को काव्य का बाह्य तत्व माना, फिर भी काव्य की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति ने अलंकारों का महत्व बना रहा। निष्कर्षतः भामह, दंडी और उद्भट ने अलंकार संप्रदाय को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उसके योगदान के बिना भारतीय काव्य शास्त्र का विकास अधूरा माना जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि रीति सिद्धांत में काव्य गुणों का महत्व स्पष्ट करते हुए वामन के काव्य दर्शन का विवेचन कीजिए। किसकी बात करनी है अपने को? वामन दर्शन की। तो वामन का काव्य दर्शन भारतीय काव्य शास्त्र में रीति सिद्धांत का विशेष महत्व है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में यह प्रतिपादित किया कि रीति आत्मा काव्य स्त्रीय अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। वामन का ये मत भारतीय काव्य शास्त्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। अगर बात करें रीति का सामान्य अर्थ की, तो रीति का सामान्य अर्थ है विशिष्ट पद रचना या शैली। विशिष्ट पद रचना या शैली वामन के अनुसार शब्दों का विशिष्ट संगठन ही रीति माना जाता है। यह संगठन काव्य को सौंदर्य एवं प्रभाव प्रदान करता है। उन्होंने काव्य की उत्कृष्टता का आधार अलंकारों के स्थान पर रीति को माना। वामन ने रीति के साथ काव्य गुणों को और भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। उसके अनुसार गुणों के बिना रीति की कल्पना नहीं की जा सकती। गुण काव्य की आंतरिक विशेषता है। गुण काव्य की क्या होती है? आंतरिक विशेषता है जो उसे प्रभावशाली बनाती है। प्रमुख गुणों में प्रसाद गुण, माधुरी गुण तथा ओज गुण विशेष महत्व देखने को मिलते हैं। अगर बात करें
प्रसाद गुण, तो प्रसाद गुण काव्य को सरल बनाता है, स्पष्ट करता है, गाह्य बनाता है, ग्रहणीय बनाता है। माधुर्य गुण कोमलता, मधुरता तथा भावात्मक सौंदर्य उत्पन्न करता है। अगर बात करें ओज गुण की, विद्यार्थियों ओज गुण शक्ति देता है, उत्साह बनाता है तथा प्रभाव उत्पादकता का परिचय माना जाता है। इन गुणों के समुचित समन्वय से काव्य में विशिष्टता आती है विद्यार्थियों। फिर वामन ने 3 प्रमुख रीतियों का उल्लेख किया है। वामन ने 3 प्रमुख रीतियां बताई है। छोटा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, याद कर लेना तीनों रीतियां कौन कौन सी है। हमने देखा चारों, अब बात करेंगे 3 रीतियां। तो 3 रीतियों के अंदर आती है, पहली रीति है वेदर्भी। पहली रीति कौन सी है? वेदर्भी। दूसरी गौड़ी रीति, तीसरी पांचाली रीति। तीनों रीतियां नाम याद करना, वामन ने बताई है, वेदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वेदर्भी रीति को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना क्योंकि उसमें सभी गुणों का संतुलित समावेश देखने को मिलता है। गौड़ी रीति में ओज तथा पांचाली रीति में माधुर्य की प्रधानता पाई जाती है। तो आपको समझ भी याद होना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें वेदर्भी रीति तो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया है। अगर बात करें गौड़ी रीति तो उसके अंदर ओज गुण आता है। पांचाली रीति में माधुर्य गुण की प्रधानता बताई गई है। अगर बात करें वामन का काव्य दर्शन, वामन का काव्य दर्शन प्रस्तुत है शैली एवं अभिव्यक्ति की रसशक्ति पर आधारित है और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि केवल अलंकारों के आधार पर काव्य की श्रेष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती। काव्य की वास्तविक शक्ति उसकी शैली, संगठन तथा गुणों में निहित होती है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो वामन ने रीति और गुणों के माध्यम से काव्य के आंतरिक सौंदर्य को प्रभावित किया है, महत्व दिया है। उनका सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र में शैली विज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप माना गया है तथा आज भी साहित्यिक आलोचना में अत्यंत उपयोगी साबित होता है। अगला आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि वक्रोक्ति सिद्धांत का विशेषताओं का विवेचन करते हुए कुंतक के साहित्यिक अवदान का मूल्यांकन कीजिए। किसकी बात करनी है? वक्रोक्ति सिद्धांत। क्या है वक्रोक्ति सिद्धांत? तो भारतीय काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति सिद्धांत एक अत्यंत मौलिक एवं प्रभावशाली सिद्धांत है। इसके प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं। कौन है? आचार्य कुंतक माने जाते हैं। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित है में वक्रोक्ति को काव्य का प्राण तत्व घोषित किया। काव्य का प्राण तत्व कौन है? वक्रोक्ति सिद्धांत है। उसके अनुसार काव्य की वास्तविक शक्ति उसकी वक्रता तथा वैचित्र्यपूर्ण अभिव्यक्ति में निहित होती है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ है टेढ़ी या अप्रत्यक्ष उक्ति। टेढ़ी या अप्रत्यक्ष उक्ति क्या है? वक्रोक्ति है। इसका आशय ऐसी अभिव्यक्ति से जो सामान्य कथन से भिन्न होकर नवीनता, चमत्कार तथा सौंदर्य उत्पन्न करे। कुंतक के अनुसार साधारण कथन काव्य नहीं बन सकता, उनमें कलात्मक वैचित्र्य होना आवश्यक होता है। कुंतक ने वक्रोक्ति को केवल अलंकार नहीं माना बल्कि संपूर्ण काव्य की आत्मा स्वीकार किया। उसके अनुसार काव्य का सौंदर्य शब्द, अर्थ, वाक्य तथा संपूर्ण प्रबंध में व्याप्त वक्रता से उत्पन्न होता है। उन्होंने वक्रोक्ति के 6 प्रमुख भेद बताए। 6 भेदों के नाम याद होने चाहिए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। यानी वक्रोक्ति के 6 प्रमुख भेद बताए कुंतक ने। पहला वर्ण विन्यास वक्रता। पहला कौन सा है? वर्ण विन्यास वक्रता। दूसरा पद पूर्वार्ध वक्रता। तीसरा पद परार्ध वक्रता। चौथा वाक्य वक्रता। पांचवा प्रकरण वक्रता। छठा प्रबंध वक्रता। दोबारा नाम साथ में याद कीजिए, वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध, पद परार्ध, वाक्य, प्रकरण, प्रबंध। ठीक है, 6 के 6 आपको नाम याद होने चाहिए। किसने दिया? आचार्य कुंतक ने दिए। फिर इन सभी स्तरों पर वक्रता काव्य में नवीनता एवं सौंदर्य का सर्जन करती है। कुंतक का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने कवि की सृजनात्मकता, प्रतिभा को विशेष महत्व दिया है। उसके अनुसार महान कवि वही है जो सामान्य विषयों को भी असाधारण ढंग से प्रस्तुत कर सके। उन्होंने भाषा की कलात्मक शक्ति तथा अभिव्यक्ति की मौलिकता को काव्य का प्रमुख आधार माना है। उसके साथ साथ में आधुनिक साहित्य सिद्धांतों में शैली विज्ञान तथा अभिव्यंजनावाद के साथ वक्रोक्ति सिद्धांत की अनेक समानताएं दिखाई देती है। यही कारण है कि आधुनिक आलोचकों ने कुंतक को अत्यंत दूरदर्शी आचार्य माना है। यद्यपि वक्रोक्ति को काव्य की एकमात्र आत्मा मानना कुछ विद्वानों को अतिशयोक्ति प्रतीत होता है। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को प्रतीत करना। तो उसके साथ साथ फिर भी काव्य की कलात्मकता और अभिव्यक्ति की विशिष्टता को समझने में यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो कुंतक ने विद्यार्थियों वक्रोक्ति सिद्धांत के माध्यम से भारतीय काव्य शास्त्र को मौलिक दिशा प्रदान की है। उसका साहित्य अवदान भारतीय सौंदर्य शास्त्र की अमूल्य निधि है जो आज भी काव्य समीक्षा में अत्यंत प्रासंगिक माना गया है। नेक्स्ट आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन है
कि आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत का विवेचन करते हुए ध्वनि के भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आनंदवर्धन क्या है, ध्वनि सिद्धांत क्या है, अगर हम इस प्रश्न में देखते हैं तो भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ध्वन्यालोक में ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया। उसके अनुसार काव्य का वास्तविक सौंदर्य उसके प्रत्यक्ष अर्थ में नहीं होता, बल्कि उस अर्थ में निहित होता है जो शब्दों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। अगर बात करें ध्वनि का सामान्य अर्थ क्या है, तो व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति। ध्वनि का सामान्य अर्थ क्या है विद्यार्थियों? व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति। जब शब्द अपने मुख्य अर्थ के अतिरिक्त किसी गूढ़ या सूक्ष्म अर्थ का बोध कराते हैं तब ध्वनि का निर्माण माना जाता है। फिर आनंदवर्धन के अनुसार जहां व्यंग्यार्थ प्रधान हो और वाच्यार्थ गौण हो जाए, जहां पर क्या हो जाए, व्यंग्यार्थ प्रधान होता है और वाच्यार्थ गौण हो जाता है, वहां पर ध्वनि काव्य उपस्थित माना जाता है। वहां पर कौन सा काव्य होता है? ध्वनि काव्य उपस्थित होता है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रमुख भेद बताए। तीनों भेदों के नाम याद कर लेना जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट माने गए। 3 प्रमुख भेद कौन से? पहला है वस्तु ध्वनि। पहला कौन सा है? वस्तु ध्वनि, यानी जब किसी तथ्य, विचार अथवा सिद्धांत की अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है? अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होती है, तब वस्तु ध्वनि होती है। इसमें व्यंग्यार्थ किसी वस्तु अथवा विचार से संबंधित होता है। दूसरा है अलंकार ध्वनि। दूसरा कौन सा है? अलंकार ध्वनि। अलंकार ध्वनि क्या है? तो जब व्यंग्यार्थ किसी अलंकार की ओर संकेत करता है, व्यंग्यार्थ जब किसी अलंकार की ओर संकेत करता है तब अलंकार ध्वनि होती है। इसमें अलंकार प्रत्यक्ष रूप से नहीं होकर संकेत रूप में उपस्थित होता है। तीसरी कौन सी है? तीसरी है रस ध्वनि। तो ये रस का या ध्वनि का सर्वोच्च रूप है। ये ध्वनि का क्या होता है? सर्वोच्च रूप है। जब व्यंग्यार्थ के माध्यम से किसी रस की अनुभूति होती है तब रस ध्वनि उत्पन्न होती है। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को सर्वोत्तम माना है, क्योंकि काव्य का अंतिम उद्देश्य रसास्वादन है। काव्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? रसास्वादन है। क्या है? रसास्वादन है। आनंदवर्धन ने यह सिद्ध किया कि केवल शब्द और अर्थ से काव्य की संपूर्ण व्याख्या संभव नहीं है। काव्य में एक ऐसा सौंदर्य भी होता है जो प्रत्यक्ष अर्थ से परे स्थित रहता है। यही व्यंग्यार्थ सहृदय को आनंद प्रदान करता है विद्यार्थियों। तो जिसने भी अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को, इस क्लास को सभी अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। कॉलेज ग्रुप के अंदर कोई भी आपका यूनिवर्सिटी का चैनल है तो आप उसके अंदर क्लास को डालें ताकि हर विद्यार्थी की क्लास पहुंच सके। हिंदी साहित्य MA सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका फर्स्ट पेपर है उसकी क्लास ये हो रही है विद्यार्थियों। फिर जिसको भी अगर बात करें PDF नोट्स लेनी है, मैंने आपको बता दिया कि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, साथ में आप नंबर दे के वहां से भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर उनके सिद्धांत का प्रभाव अभिनव गुप्त, मम्मट तथा विश्वनाथ जैसे आचार्यों पर पड़ा तो आधुनिक आलोचकों ने प्रतीकवाद, अभिव्यंजनावाद तथा शैली विज्ञान की अनेक अवधारणाएं ध्वनि सिद्धांत से सामने रखती है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत के माध्यम से भारतीय काव्य शास्त्र को नई दिशा प्रदान की। उनका सिद्धांत काव्य के सूक्ष्मतम सौंदर्य को समझने का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम माना जाता है। फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि सिद्धांत और अलंकार सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। तो भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत और अलंकार सिद्धांत दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों का उद्देश्य काव्य सौंदर्य की व्याख्या करना है, किंतु उसकी दृष्टि एवं आधार भिन्न है। अलंकार संप्रदाय जहाँ काव्य के बाह्य सौंदर्य पर बल देता है, वही ध्वनि सिद्धांत काव्य के आंतरिक सौंदर्य को महत्व प्रदान करता है। अलंकार सिद्धांत के प्रमुख आचार्य भामे, दंडी और उद्भट है। इसके अनुसार अलंकार काव्य का मुख्य तत्व है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य को आकर्षक बनाते हैं। अतः काव्य की उत्कृष्टता का आधार अलंकारों को माना गया। किसको माना गया? अलंकारों को माना गया। अगला इसके विपरीत ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि काव्य का वास्तविक सौंदर्य अलंकारों में नहीं बल्कि व्यंग्यार्थ में निहित होता है। उसके अनुसार अलंकार काव्य के बाह्य उपकरण है, जबकि ध्वनि काव्य की आत्मा है। फिर अलंकार सिद्धांत शब्द और अर्थ की चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति पर बल देता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। दूसरी ओर ध्वनि सिद्धांत सहृदय की अंत अनुभूति को अधिक महत्व देता है। अलंकार काव्य को सजाता है, जबकि ध्वनि काव्य को गहराई प्रदान करती है। अलंकार का प्रभाव तत्काल दिखाई देता है, परंतु ध्वनि का प्रभाव सूक्ष्म एवं दीर्घकालिक होता है। रस ध्वनि के माध्यम से सहृदय के हृदय में गहन सौंदर्य अनुभूति उत्पन्न होती है।
जबकि बात करें दोनों सिद्धांतों में भिन्नता है, फिर भी वे परस्पर विरोधी नहीं है। श्रेष्ठ काव्य में अलंकार और ध्वनि दोनों का समन्वय पाया जाता है। अलंकार काव्य को आकर्षक बनाते हैं और ध्वनि उसे गांभीर्य एवं भावात्मक ऊंचाई प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? ऊंचाई प्रदान करती है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो विद्यार्थियों, ध्वनि सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का अधिक विकसित एवं व्यापक सिद्धांत माना जाता है, किंतु अलंकारों की उपयोगिता को भी नकारा नहीं जा सकता। दोनों मिलकर काव्य सौंदर्य को पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन संख्या 12, यानी औचित्य सिद्धांत का स्वरूप, आवश्यकता एवं साहित्यिक महत्व स्पष्ट कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें। भारतीय काव्य शास्त्र में औचित्य सिद्धांत का विशेष महत्व है। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र है। ध्यान रख लेना, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में औचित्य को काव्य का अनिवार्य तत्व माना। उसके अनुसार काव्य में प्रत्येक वस्तु, पात्र, घटना, भाषा और भाव का उचित स्थान एवं उचित प्रयोग होना चाहिए। यही क्या है? औचित्य। औचित्य अगर समान अर्थ की बात करें तो उचितता या अनुकूलता, उचितता या अनुकूलता अर्थात जो जिस स्थान, समय, परिस्थिति अथवा पात्र के अनुरूप हो वही औचित्य कहलाता है। यदि काव्य में किसी पात्र, घटना या भाषा का प्रयोग अनुचित रूप से किया जाए तो वह काव्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य काव्य का जीवन है। जिस प्रकार शरीर में प्राण का महत्व होता है उसी प्रकार काव्य में औचित्य का महत्व है। रस, अलंकार, गुण, रीति तथा ध्वनि सभी तभी प्रभावी होते हैं जब उसमें औचित्य का समावेश देखने को मिलता है। औचित्य की आवश्यकता साहित्य में इसलिए है क्योंकि ये काव्य को स्वाभाविकता एवं विश्वसनीयता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए वीर पात्र के लिए मुख से कायरता की बातें कहलवाना अथवा करुण प्रसंग में हास्य का प्रयोग करना अनौचित्य माना जाएगा। औचित्य का संबंध भाषा, पात्र, देश, काल, परिस्थिति, रस तथा शैली सभी से माना गया है। इन सभी तत्वों में सामंजस्य बना रहे तो इसके अंदर काव्य प्रभावशाली बनता है। औचित्य काव्य के विविध अंगों में संतुलन स्थापित करता है। साहित्यिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो औचित्य का अत्यंत महत्व है। एक काव्य में यथार्थता, संगति तथा प्रभावोत्पादकता पर उत्पन्न करता है। आधुनिक साहित्य आलोचकों में भी औचित्य की अवधारणा प्रासंगिक है। चरित्र चित्रण, कथानक निर्माण तथा भाषा प्रयोग की सफलता काफी हद तक औचित्य पर निर्भर करती है। निष्कर्षतः औचित्य सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है। क्षेमेंद्र ने सिद्ध किया कि रस, ध्वनि और अलंकार तभी सार्थक है जब उसमें उचितता का समावेश हो। इसलिए औचित्य को काव्य सौंदर्य का आधारभूत तत्व माना गया है। नेक्स्ट आपके लिए जो 13 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट, सबसे जरूरी क्वेश्चन है। महाकाव्य और खंड काव्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए हिंदी साहित्य में उसके महत्व का मूल्यांकन कीजिए। यानी एक तरफ है महाकाव्य और एक तरफ है खंड काव्य, क्या होते हैं अलग अलग, उसका आपने को देखना है। तो भारतीय काव्य शास्त्र में प्रबंध काव्य के दो प्रमुख रूप महाकाव्य और खंड काव्य माने जाते हैं। दोनों ही कथानक काव्य, किंतु उनके स्वरूप, उद्देश्य, विस्तार, प्रभाव में पर्याप्त भिन्नता यानी अलग अलग भेदभाव देखे जाते हैं। साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों का अपना विशिष्ट महत्व माना गया है। अगर बात करें महाकाव्य की तो महाकाव्य विद्यार्थियों विस्तृत काव्य होता है जिसमें किसी महानायक के संपूर्ण जीवन अथवा किसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या राष्ट्रीय घटना का व्यापक चित्रण किया जाता है। अगर बात करें इसमें कथा का विस्तार, उसके प्रसंगों का समावेश तथा जीवन के विविध पक्षों का वर्णन मिलता है। संस्कृत में रघुवंश, कुमार संभव तथा हिंदी में कामायनी और साकेत इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत खंड काव्य किसी महापुरुष के जीवन के किसी एक विशेष प्रसंग, घटना या खंड का कलात्मक चित्रण करता है। इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा कथा एक ऐसा उद्देश्य के इर्द गिर्द केंद्रित रहती है जिसमें हिंदी साहित्य में पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथ वध जिसके प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं। महाकाव्य और खंड काव्य में मुख्य अंतर उसके विस्तार से। महाकाव्य में संपूर्ण युग, समाज या संस्कृति का चित्रण होता है, जबकि खंड काव्य में किसी विशिष्ट घटना, चरित्र में एक पक्ष पर केंद्रित होता है। महाकाव्य में उसके पात्र एवं उपकथाएं होती है, जबकि खंड काव्य में कथानक अपेक्षाकृत सीमित होता है। दोनों काव्य रूपों का हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है। महाकाव्य राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक परंपरा तथा आदर्श जीवन मूल्यों का वाहक होती है। दूसरी ओर खंड काव्य
किसी विशिष्ट घटना के माध्यम से गहन भावानुभूति एवं कलात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। आधुनिक युग में खंड काव्य की लोकप्रियता अधिक बढ़ी है क्योंकि वर्तमान जीवन में तीव्र गति के कारण संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली काव्य रूपों की आवश्यकता अनुभव की गई है। फिर भी महाकाव्य का महत्व कम नहीं हुआ है क्योंकि वे किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है विद्यार्थियों। फिर अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो महाकाव्य और खंड काव्य दोनों भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं। महाकाव्य जहां व्यापक जीवन दृष्टि प्रदान करता है, वहीं खंड काव्य किसी विशेष प्रसंगी कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से पाठकों को गहन संवेदना जोड़ता है। अगला आपके लिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं का विवेचन करते हुए निबंध और समीक्षा की साहित्यिक उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि विचारों की स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के कारण गद्य को आधुनिक युग की प्रमुख साहित्यिक विधा माना जाता है। हिंदी गद्य के विकास के साथ अनेक नई विधाओं का जन्म हुआ। उन्होंने निबंध, समीक्षा, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज तथा डायरी प्रमुख इसके अंदर मानी जाती है। तो निबंध हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। निबंध में लेखक किसी विषय पर अपने विचार, अनुभव, भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी तथा विद्यानिवास मिश्र हिंदी के प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं। निबंध की भाषा सामान्यतः सरल, प्रभावपूर्ण तथा व्यक्तिगत होती है। समीक्षा साहित्य की दूसरी महत्वपूर्ण विधा है। इसका उद्देश्य किसी साहित्य कृति ने गुण दोषों का विवेचन एवं मूल्यांकन करना होता है। समीक्षा केवल आलोचना नहीं बल्कि साहित्य की सही समझ विकसित करने का माध्यम भी मानी जाती है। इसके साथ साथ आपको एक श्रेष्ठ समीक्षक कृति की विषय वस्तु, शिल्प, भाषा, शैली, प्रभाव का निष्पक्ष अध्ययन करना होता है। निबंध की साहित्यिक उपयोगिता इस तथ्य में निहित है कि यह पाठक को ज्ञान, चिंतन एवं दृष्टिकोण का विस्तार करता है। निबंध सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा साहित्यिक विषयों पर गहन विचार प्रस्तुत करता है। इसके माध्यम से लेखक और पाठक के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है। समीक्षा की उपयोगिता साहित्य के मूल्यांकन में समीक्षा साहित्यिक मानदंडों की स्थापना करती है तथा श्रेष्ठ और सामान्य साहित्य के बीच अंतर स्पष्ट करती है। ये साहित्यकारों को दिशा प्रदान करती है तथा पाठकों में साहित्यिक रुचि का विकास करती है। आधुनिक युग में साहित्य के साथ साथ मीडिया, पत्रकारिता एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी इन विधाओं का महत्व बढ़ा है। निबंध और समीक्षा दोनों ही साहित्यिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो हिंदी गद्य की विभिन्न विधाएं साहित्य को समृद्ध बनाती है, किंतु निबंध और समीक्षा का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। निबंध विचारों का विस्तार करता है तथा समीक्षा साहित्यिक मूल्यों की रक्षा एवं स्थापना का कार्य करती है विद्यार्थियों। फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है आलोचना के स्वरूप का विवेचन करते हुए आदर्श आलोचक के गुणों तथा समकालीन आलोचना की चुनौतियों उसका विश्लेषण कीजिए। यह आपके लिए लघुतरात्मक अंतिम क्वेश्चन है। तो बात करें साहित्य के क्षेत्र में आलोचना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आलोचना वे प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी साहित्य कृति का मूल्यांकन, विश्लेषण तथा व्याख्या की जाती है। इसका उद्देश्य केवल गुण दोषों की चर्चा करना नहीं होता बल्कि कृति के वास्तविक महत्व को स्पष्ट करना होता है। आलोचना का स्वरूप समय के साथ विकसित होता है। प्रारंभ में आलोचना का आधार नैतिकता एवं आदर्शवाद था, किंतु आधुनिक युग में मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, मार्क्सवादी, संरचनावादी तथा उत्तर आधुनिक दृष्टियों ने आलोचना को व्यापक आयाम प्रदान किया। एक आदर्श आलोचकों में अनेक गुणों का होना आवश्यक है। उसे निष्पक्ष, विद्वान, संवेदनशीलता और सहृदय होना चाहिए। साहित्य, इतिहास, संस्कृति तथा समाज का व्यापक ज्ञान उसके लिए आवश्यक है। आलोचक को पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कृति का मूल्यांकन करना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचकों के लिए तटस्थता तथा लोक मंगल की भावना को आवश्यक माना है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आलोचकों में व्यापक दृष्टि और सांस्कृतिक चेतना को महत्वपूर्ण बताया। एक श्रेष्ठ आलोचक वही है जो साहित्य कृति की आत्मा तक पहुंच सके। फिर समकालीन युग में आलोचना के सामने अनेक चुनौतियां उपस्थित है। वैचारिक पक्षधरता, राजनीतिक प्रभाव, बाजारवाद तथा साहित्य गुटबंदी के कारण निष्पक्ष आलोचना प्रभावित हो रही है। कई बार आलोचना साहित्यिक मूल्यांकन की स्थापना व्यक्तिगत प्रशंसा या विरोध का माध्यम बन जाती है। डिजिटल युग में सोशल मीडिया तथा त्वरित प्रतिक्रियाओं के कारण भी आलोचकों की गंभीरता प्रभावित हुई है। ऐसे समय में वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता एवं मूल्यप्रदता आलोचना की वास्तविक आवश्यकता और अत्यधिक बढ़ गई है। फिर साहित्य और समाज के मध्य सेतु के रूप में आलोचना की भूमिका
आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये न केवल साहित्य को दिशा प्रदान करती है बल्कि समाज में बौद्धिक चेतना का विकास भी करती है। विद्यार्थियों, अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो आलोचना साहित्य की अनिवार्य विधा है। एक आदर्श आलोचक की निष्पक्षता, विद्वता एवं संवेदनशीलता ही साहित्य के स्वस्थ विकास की आधारशिला है। वर्तमान समय की चुनौतियों के बावजूद आलोचना का महत्व कम नहीं हुआ बल्कि और अधिक बढ़ गया। विद्यार्थियों, ये थे आपके लिए लघुत्तरात्मक क्वेश्चन जो मैंने इस क्लास के माध्यम से करवा रहे हैं। अब जिसको भी देखो बड़े वाले क्वेश्चन भी इस पीडीएफ के अंदर और इस क्लास के अंदर, और साथ साथ में छोटे वाले क्वेश्चन भी आपको इसी पीडीएफ के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको बता दिया पीडीएफ कैसे लेना है। जो आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर चैनल की लिंक दे रखी है व्हाट्सएप चैनल की, या जो आप अभी क्लास देख रहे हो कमेंट पिन किया हुआ है, तो वहाँ पर सीधे की सीधे व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाल रखी है। वहाँ से आप सीधे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम में गेस्ट पेपर अपडेट्स या कोई भी क्लास की अपडेट आएगी तो वहाँ से आपको रिजल्ट की अपडेट्स वहाँ से आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। और जिसको भी पीडीएफ लेनी है, नंबर दे रखे आपको कमेंट पिन किया हुआ नंबर में, या आप मैसेज करोगे तो आपको पूरी की पूरी पीडीएफ चारों पेपर की लेनी है, या कोई भी और सब्जेक्ट की लेनी है, या एमए के आपके भाई बहन, बीए के स्टूडेंट, कोई भी आपका साथी है, तो जिनको भी लेनी है आप व्हाट्सएप चैनल पे ले सकते हैं। इस क्लास को यहीं रोकते हैं। तो आपको मैंने जितना हो सके इस क्लास के अंदर बता दिया। नेक्स्ट आपके लिए पेपर जो 2 रहने वाला है उसकी भी क्लास आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। तो आप पूरा प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए, या कोर्स है तो आप उसको सेव कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यू चारों क्लासेज आपको मिल सके और एग्जाम के टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो जल्दी से विद्यार्थियों इस क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्लास के अंदर बताएं कि इस क्लास के अंदर आपको कैसा लगा, आपको पूरी क्लास कैसे समझ में आई। तो और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।